भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th का चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत को पढ़ाएंगे। आज हम संधारित्र के प्रकार को बताएंगे, संधारित्र क्या होता है ये भी बताएंगे, इसका कहाँ प्रयोग होता है ये भी बताएंगे। आइए देखते हैं। हेडिंग है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या फिर उभयनिष्ठ विभव के बारे में बताना है। देखते हैं इसके बारे में। हम लोग देखते हैं ए और बी दो पृथक्कृत चालक हैं जिसकी धारिताएं C1 व C2 हैं, मतलब इसकी C1 है इसकी C2 है। Q1 व Q2 आवेश देने पर इन पर विभव V1 व V2 हो जाता है। तो माना ए व बी दो पृथक्कृत चालक जिनकी धारिताएं C1 व C2 है। Q1 व Q2 आवेश देने पर इनका विभव V1 व V2 हो जाता है। तो यहाँ से Q1 बराबर क्या आ जाएगा, C1 V1 हो जाएगा और Q2 बराबर C2 V2 हो, ये निकल कर आता है। देखिए दो चालकों का मध्य एक पतला तार लगाया गया है। तो यदि दो चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है तो धन आवेश उच्च विभव वाले ए चालक से निम्न विभव वाले बी चालक में पहुंच जाता है। अर्थात यदि इस पर बात करें कि दोनों के विभव की बात करें तो दोनों का विभव तब तक समान नहीं होता है जब तक इन दोनों में आवेशों का पुनर्वितरण ना हो। अर्थात यदि यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव की बात करें, मतलब उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव का मान क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ विभव मान लीजिए V है तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता। तो यहां से क्या आ जाएगा, कुल आवेश, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटे संयुक्त धारिता क्या हो जाएगी C1 प्लस C2। तो यहां से क्या करेंगे, Q1 का मान यहां से रख देंगे, Q2 का मान रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। एक महत्वपूर्ण बात यह है, यदि दोनों चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं तो उनमें वैद्युत प्रभाव नहीं होता है, मतलब एक दूसरे पर वैद्युत प्रभाव नहीं डालते हैं। जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि यदि मान लीजिए ये बहुत दूर हैं, आपस में पर्याप्त दूरी पर हैं, तो एक दूसरे पर इसमें प्रभाव नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए एक दूसरे पर वैद्युत प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो जोड़ने वाली तार की धारिता नगण्य है, तो वहां पे जो संयुक्त धारिता हो जाएगी वह C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो एक चीज और भी महत्वपूर्ण बात है, ये हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण नंबर 2, जो कि हम लोगों के काम में आएगी। यदि आवेशों का जो पुनर्वितरण हो रहा है तो ए पर चालक का आवेश Q1 डैश है तथा बी पर चालक का आवेश Q2 डैश है, तो Q1 डैश बराबर C1 V हो जाएगा। अर्थात उस पर जो चालक पर विभव होगा दोनों चालकों पर विभव समान होगा, तो हम ये कह सकते हैं Q1 डैश बराबर C1 V, Q2 डैश बराबर C2 V। तो यदि इस Q1 डैश अपॉन Q2 डैश करेंगे तो ये C1 V बटे C2 V आ जाएगा, V से V कैंसिल, तो C1 अपॉन C2 आ जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर उन आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम आवेशित स्थानांतरित आवेश की मात्रा की बात करें, ये नोट नंबर 3 में आ जाएगा। चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए पर यदि आवेश Q1 है, जोड़ने के बाद आवेश जो है वो Q1 डैश हो जाता है, तो दोनों के मध्य आवेश की बात करें, दोनों के मध्य आवेश क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश। तो यहां से क्या आ जाएगा, पहले C1 V1 हो जाएगा,
माइनस C1V। ये V क्या है? V ये उभयनिष्ठ विभव है, तो यहां से C1 कॉमन लेंगे तो V1 माइनस V हो जाएगा। उभयनिष्ठ विभव का मान नोट नंबर 1 में बताया था, उससे पहले बताया था उभयनिष्ठ विभव का मान C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसका मान यहां पर रख देंगे, तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1V1 V1 माइनस V2, ये C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही मान आ जाएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा का। अगली हेडिंग है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ये नोट नंबर 4 में, इसको समझते हैं। यदि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में आती है जब जब पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात करें अर्थात U1, ये तब बता रहे हैं जब ऊर्जा का स्थानांतर आवेशों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे U1 बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 C1V1 स्क्वायर। दूसरे चालक, ये चालक ए के लिए आएगा, चालक ए के लिए। अब ऐसे ही चालक बी के लिए, चालक बी पर, तो यहाँ पे U2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 C1V2 स्क्वायर। यदि हम कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो U बराबर क्या आ जाएगा? U1 प्लस U2। यहां से क्या करेंगे? 1/2 कॉमन लेंगे तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। यदि दोनों चालक को जोड़ दिया गया, यदि हम कह सकते हैं यदि दोनों चालक को जोड़ने पर, तो चालक को जोड़ने पर क्या होगा? तो चालक को जोड़ेंगे तो जो उभयनिष्ठ स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, या ये कह सकते हैं कि जोड़ने पर कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करें, कुल स्थितिज ऊर्जा, उसको हम लोग U डैश कह दिया। U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2, और ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर। अब हम यदि इसी पर V स्क्वायर की बात करें तो V स्क्वायर यहाँ पे क्या है? ये है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का मान आप सबको पता है क्या है? V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ पे U डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 C1 प्लस C2 एक तरफ, और साथ में क्या आ जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहां से क्या होगा? पावर से पावर कैंसिल होगी, तो बचेगा क्या? कुछ एक पावर इसमें बचेगी, तो उसको नोट करेंगे। 1/2 C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। यदि हम बात करें कि ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यदि हम बात करें आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, ह्रास माने होता है कमी, तो उस स्थिति में ऊर्जा ह्रास की स्थिति में, ऊर्जा ह्रास में ये क्या आ जाएगा? U माइनस U डैश। यदि ऊर्जा ह्रास की बात करें तो U माइनस U डैश हो जाएगा। तो U का मान रखेंगे समीकरण 1 से, U डैश का मान रखेंगे समीकरण 2 से। यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्ध भी होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है। संधारित्र के बारे में आ जाते हैं। यही इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, इसकी परिभाषा होती है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यदि हम किसी चालक पर Q आवेश देते हैं, Q आवेश देने पर चालक का वैद्युत विभव
V हो जाता है तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी? चालक की धारिता जैसा कि ये बता भी चुके हैं, C बराबर Q अपॉन V। अब आपको बताते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र को हम दूसरे अर्थों में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समायोजन एक ऐसा समायोजन जिस पर पर्याप्त आवेश एकत्रित किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं संधारित्र। आपको अभी कुछ देर पहले बताया भी कि संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो संधारित्र का देखिए C बराबर Q अपॉन V परिभाषा में होता है धारिता बराबर आवेश बटे विभव। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वह संधारित्र के आवेश तथा विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। परिभाषा, ये जो सूत्र है, सूत्र से हम लोगों को स्टेटमेंट बनाना चाहिए, परिभाषा बनानी चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी संधारित्र की धारिता दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। तो किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं भंजक विभवांतर क्या होता है, संधारित्र में भंजक विभवांतर क्या होता है। पहले देखते हैं परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, ये जानना पहले ज्यादा जरूरी है। तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, उसे पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य माने होता है उसकी क्षमता। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। भंजन का मतलब होता है टूटना, तो उसे पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब बात आती है भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक विभवांतर की परिभाषा होती है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आपको हमने एक चित्र बनाया है जिसमें ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं। बी जो है वो पृथ्वी से जुड़ी है, ए जो है वह स्वर्ण पत्र, ये स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी से जुड़ी हुई है। यदि प्लेट ए में कुछ धन आवेश देने पर विद्युत दर्शी की जो पत्तियां हैं वो फैल जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखा रहे हैं, और बी की वर्तमान स्थिति से कुछ ऊंचा तथा नीचा प्लेट में जो संधारित्र के प्लेट है उसकी बात कर रहे हैं। यदि प्लेटों में प्रभावी जो क्षेत्रफल है वह कम कर दिया जाए तो उसकी जो पत्तियां हैं वो फैल जाती हैं। तो कुल मिला के ये जो संधारित्र की जो प्लेटें हैं तो वो किस पर निर्भर करती हैं? तो पहला तो होता है कि वह
प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मतलब C जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है A के, अर्थात जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसकी धारिता भी ज्यादा होती है। दूसरी बात आ जाती है प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर अर्थात हम ये कह सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू 1/d, अर्थात दो प्लेटों के मध्य की दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना कम धारिता होगी, अर्थात C एंटी प्रोपोर्शनल टू D होता है, अर्थात यदि बीच की दूरी ज्यादा होगी तो धारिता कम होगी, बीच की दूरी कम होगी तो धारिता ज्यादा होगी। तीसरी बात आ जाती है कि प्लेटों के बीच के माध्यम पर अर्थात हम ये कह सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू होता है K, अर्थात इसको हम एक्सप्लेनेशन में ये भी कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है, अर्थात परावैद्युत माध्यम पर धारिता बढ़ जाती है। ये तीन बातें होती हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले केवल तीन कारक हैं। पहला कारक है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, अर्थात जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसकी धारिता ज्यादा होगी। प्लेटों के बीच की दूरी पर ये हम कह सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उतनी धारिता कम होगी, प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा धारिता होगी, अर्थात C एंटी प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता दोनों प्लेट के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है, परावैद्युत माध्यम में धारिता बढ़ जाती है।